ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, ये वाली हाइट 2 है, ये 3 पे हाइट 1 है, नहीं विश्वास हो 3 रख के देख लो उसके अंदर। x1 x3 x5 पे ऑड पावर ही चढ़े, अब -1 पे अगर आप ऑड पावर चढ़ाओगे तो सारे -1 हो जाएंगे, तो ये सारे -1 है। अब कितने हैं, ये है m+1 टर्म्स। डन। अब ये 1 - x raised to power 50 raised to power 101 बन गया, विच इज I2। ओहो ओहो ओहो, यानी कि I2 बन गया है। 692 हो गए टोटल वर्ड्स जो कि 5 लेटर के बनाए जा सकेंगे कोलकाता से अक्षर चुरा के। हेलो एवरीवन, तो मुझे आशा है कि आपकी जो जेई की तैयारी है वो बहुत ही शानदार चल रही होगी, और इसी को थोड़ा और तड़का लगाने के लिए जो आपकी रियल टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसके सॉल्यूशन मैं प्रकाश गुप्ता ऑल्सो नोन एज पीजी सर आपके सामने इस चैनल पे लेके आया हूं। तो देखते हैं फटाफट से जो भी आपने टेस्ट दिया है उसके जो क्वेश्चंस थे, सॉल्यूशन मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही क्रिस्प देने की कोशिश करी है, बहुत ही जल्दी से अपन लोग सॉल्यूशन खत्म करेंगे सो दैट आपका ज्यादा टाइम जाया ना हो इसके अंदर। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम लगाए अपन फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो बोल रहा है कि भैया ए एक मैट्रिक्स है, ओके, ऑफ ऑर्डर 2, सेकंड ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है हमें 5, फाइन। देन मैच द कॉलम, ओके, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है एक तरीके से, ओके फाइन। अब देखिए 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट, 3 टाइम्स मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के 3 टाइम्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछिए। तो अगर ये सेकंड ऑर्डर की है तो क्या होता है भाई साहब, k टाइम्स a का जो डिटर्मिनेंट होता है वो k रेज टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, जहां पे n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो गई भाई साहब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 3 टाइम्स का है ना, तो ये 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है 5, तो 9 5 45, ओके डन। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो किससे मैच कर रहा है, Q से मैच कर रहा है। अब मैंने ऑप्शन देखे कि ऑप्शन में फर्स्ट वाला जो है वो Q से किस किस में मैच कर रहा है, हाय अल्लाह, बहुत ही दुखी की बात है, 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये तो कोई ज्यादा समझदारी वाली बात हुई नहीं है ना, फर्स्ट सॉल्व करने से मेरे को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, यही होती है। अब n क्या है, सेकंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 1 हो गया, तो ये हो जाएगा भाई साहब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे जो कि 5 दिया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, 5 मतलब r, तो सेकंड मैचेस विद r, सेकंड मैचेस विद r। देखो भैया 1 2 4 3 ऑप्शन आए थे हमारे, उसमें से r के लिए अभी भी 2 ऑप्शन है, यानी सेकंड भी सही हो सकता है और 4 भी सही हो सकता है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इंटेलिजेंटली प्ले किया कि इसमें थर्ड वाले को सॉल्व करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थर्ड दोनों केस में बी से मैच कर रहा है, तो उसको सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है। एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, उससे मेरे को पता पड़ जाएगा कि वो एस से मैच होने वाला है या फिर आर से मैच होने वाला है। सही बात है, तो फिर बेटर है थर्ड सॉल्व करने की बजाय सीधा फोर्थ पे जंप लगाओ। अगर मैं फोर्थ पे जंप लगाता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 1, तो ये तो वही हो गया यार, 5 ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ वाला भी जो है वो r से मैच कर रहा है, तो मेरे हिसाब से सही आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ यानी डी। ओके डन, तो करेक्ट आंसर इज नंबर 4। वैसे ABCD में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, बट ठीक है, अब जेई मेन में 1 2 3 4 रहता है तो हमें उसका इज्जत तो करनी पड़ेगी। ये एक सिंपल सा सवाल था आपके लॉग के लिए, जिसमें आपको बताना था XYZ किस में, अगर XYZ इन 3 रिलेशन, मतलब सॉरी इन 3 नहीं, अगर XYZ तीनों इस रिलेशन को फॉलो करते हैं तो सिंपल से लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये 2 चक्के ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा x - z का होल स्क्वायर, और ये माइनस होने की वजह से डिवीजन में चला जाएगा, x + z - 2y मैंने इसे लिख दिया है, और इज इक्वल्स टू में x + z बचेगा, दोनों साइड से लॉग को मैंने एंटी लॉग लेके गायब कर दिया। करेक्ट है। चलिए अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे प्ले करा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करा, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मैंने इस कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश करी। एक आध स्टेप भी देखिए अगर आप बचाते हैं किसी सवाल के अंदर तो इफेक्टिवली आपका टाइम सेव होता है ना। यहाँ पे x² + z² x² + z² कट जाएगा, यहाँ पे -2xz आएगा, यहाँ पे +2xz आएगा, और सॉरी -2y टाइम्स x + z, करेक्ट, x + z,
हाँ जी, ये 2 और 2 ये हो जाएगा बच्चों -4xz इज इक्वल्स टू -2y। मेरे को लग रहा है कि HP की कंडीशन बन सकती है। इसको माइनस को काटा, ये 2 कटा, और दोनों साइड अगर x y z से डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा? x y z से। आप अगर मेरे साथ साथ बोलते भी रहेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनेगी। ये मैथमेटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड में बचा बच्चों 2/y। बहुत ही सिंपली आपको एकदम नजर आ गया होगा कि किसकी कंडीशन बन गई है? ये HP कंडीशन बन गई। इसका मतलब एक्स वाई जेड किसके अंदर है? एक्स वाई जेड किसके अंदर है? HP के अंदर। डन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर जो है थोड़ा बहुत उससे उठाने की कोशिश करी है। लेकिन देखो इस तरीके के सवालों को हो सकता है आप डिफरेंशिएशन से करते हो, बट नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन यानी अपने ही डोमेन में डेफिनेशन बदलने वाले जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर मैं प्रेफर करता हूं कि इफ यू कैन प्लॉट, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट कर पाए, जो कि बहुत ही इजीली नजर आ रहा है। देखो x अगर 3 से छोटा है तो ये वाली मॉडुलस की क्वांटिटी नेगेटिव किससे खुलेगी, है ना? तो ये जो ग्राफ बनेगा देखिए 3 पे, आप सिंपली देख लीजिए मॉड x-3 का ग्राफ ऐसा होता है नहीं होता? मॉड x-3 का ग्राफ ऐसा होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, है ना? मुझे उम्मीद है आप सबको ये बात पता है ना? लेकिन मेरे को सिर्फ पहली बात तो 3 से लेफ्ट बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, ये m² माइनस 9m माइनस 9 जो है वो और इसके अंदर ऐड हुआ है, ये भी तो इसके अंदर ऐड ऑन हुआ ना। तो ये जो क्वांटिटी ऐड ऑन हुई ये इस मॉड x-3 के यानी इतने वाले पोर्शन को क्या करेगी? या तो ऊपर शिफ्ट करेगी या फिर नीचे शिफ्ट करेगी, डिपेंडिंग इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। करेक्ट, यही होता है। ठीक, ओके। तो ये तो ऊपर नीचे होने का काम हो गया, है ना? ये वाला ग्राफ तो मूवेबल हो गया ऊपर या नीचे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ m। ये m² माइनस 9m माइनस 9 एक ही बात है ना? अब है 2x माइनस 5। भैया ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, चलो इसको बनाते हैं, है ना? अब इसको बनाते हैं भाई 2x माइनस 5। एक हॉलो सर्कल और आएगा इसके एंड में, इसके एंड में एक हॉलो सर्कल और आएगा, मैंने अभी बनाया नहीं है, बट ठीक है आप समझिएगा बात को। पहले 2x माइनस 5 बना लेते हैं। 2x माइनस 5 की वैल्यू 3 पे कितनी है? 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1। ओके, यहाँ 1 पकड़ लेते हैं, है ना? और यहाँ से 2x माइनस 5 बना लेते हैं। भैया देखो ये वाली तो फिक्स है और यहाँ सॉलिड सर्कल है, यहाँ पे हॉलो है क्योंकि 3 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। डन। अच्छा, अब क्या होगा देखो, ये वाला आदमी क्या काम करेगा? ये इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करने का काम करेगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसको पकड़ लेता हूं। अगर m² माइनस 9m माइनस 9 की वैल्यू 1 हुई तो ये ग्राफ एग्जैक्टली यहाँ पे मीट कर जाएगा। ये बात समझ में आती है कि भैया इसकी वैल्यू अगर 1 हुई तो ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से ऊपर गई तो ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना? वो हॉलो सर्कल हटा देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अरे यार ये थोड़ा सा इसमें लोचा हो गया है, दोबारा बनाना पड़ेगा भाई, दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको इरेजर से दिक्कत है, जैसे ही अपन लोग पार्शियल इरेज करने की कोशिश करते हैं ना तो ये सारा इरेज कर देता है। बेटा दोबारा मेहनत करो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेंगे। इस बार वो हॉलो सर्कल भी एक साथ ले लेंगे। ये हॉलो सर्कल वाला, इस वाले केस में मैंने माना है कि m² माइनस 9m माइनस 9 की वैल्यू 0 है। ठीक है ना? अब इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करने में सही रहेगा, हॉलो सर्कल भी साथ चलेगा ना। दूसरा आप बोल रहे थे 2x माइनस 5, इसकी वैल्यू 3 पे 1 है और ये 2x माइनस 5 की लाइन। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये थी कि अगर m² माइनस 2m माइनस 9 की वैल्यू 1 होगी तो एग्जैक्टली इस जगह पे मिनिमा आएगा। अच्छा सुनो, अगर ये 1 से ज्यादा भी हो गई, बस इतना समझ लो, हो गया सवाल खत्म। अगर ये 1 से ज्यादा भी हो गई तो भी मिनिमा यही है। लेकिन अगर ये वाली क्वांटिटी m² माइनस 9m माइनस 9 1 से कम रहा तो फिर ये वाली चीज नीचे रहेगी, तो लोकल मिनिमा 3 के जस्ट लेफ्ट में आएगा, 3 पे नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? 3 पे आने के लिए m² माइनस 9m माइनस 9 ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू या तो 1 हो, इसको 1 यूनिट ऊपर करो,
या फिर इसको और 1 से ऊपर ले जाओ तो लोकल मिनिमा यही रहेगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? यहाँ पे ये सवाल खत्म हो जाते हैं और इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा जेईई एडवांस के अंदर भी पूछे जाते हैं। ये आप जेईई एडवांस लेवल का सवाल मान सकते हो जो आप देख रहे हो, लेकिन बहुत सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो बहुत सिंपल। ये सिंपल सी इनइक्वालिटी अगर मैंने सॉल्व कर दी, ये सिंपल सी इनइक्वालिटी अगर मैंने सॉल्व कर दी तो मेरा काम हो जाएगा। इसके फैक्टर हो गए बच्चों m-10 m+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए -1 और 10, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही करते हो इसको सॉल्व, तो ये आ गया आपका आंसर -∞ से -1 यूनियन 10 से इंफिनिटी, दोनों साइड क्लोज, और ये नंबर 1 जो है वो हमारा इस हिसाब से आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का आंसर लगा दिया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। अब देखो ये दिखने में, ये जो सवाल है ये दिखने में हो सकता है कि आपको थोड़ा डरावना लगे। कई बार क्या होता है, इनवर्स, इनइक्वालिटी, इस तरीके की चीजें बच्चों को डरा देती है ना। लेकिन जब बहुत सारे वेरिएबल हो ना, बहुत सारे, तो आप देखा करो कि कई बार क्या होता है, जुगाड़ वाली सिचुएशन ही हो रही होती। अगर मैं साइन इनवर्स की रेंज की बात करूं तो एक सिंगल साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 होती है, यानी इसकी लीस्ट वैल्यू जो है वो -π/2 है। अब ये कितने साइन इनवर्स लिखे हैं इसने, x1 से लेके xn तक, यानी कितने, n हो गए। अब n साइन इनवर्स जोड़ के ये सम क्या बोल रहा है कि -nπ/2 से भी छोटा है। इम्पॉसिबल, क्योंकि इनके अलग अलग की वैल्यू की जो लीस्ट वैल्यू -π/2 है। भाई अगर आपके पास 10 साइन इनवर्स है तो आप मिनिमम से मिनिमम -5π क्रिएट कर सकते हो, बस उससे नीचे तो नहीं जा सकते, क्योंकि सबकी लीस्ट वैल्यू -π/2 है। इंटू 10 करोगे तो -5π से नीचे वाली वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। ये बात तो समझ में आनी चाहिए। तो इससे छोटी वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती, बराबर जरूर हो सकते हैं। अच्छा बराबर कब होंगे, जब ये सारे के सारे अपनी लीस्ट वैल्यू ले रहे होंगे। यही होता है, या तो लीस्ट पे गेम कर रहे होते हैं या फिर मैक्स पे गेम कर रहे होते हैं। अब अगर इसने लीस्ट पे गेम किया, इन सब की वैल्यू -π/2 है, तो सोच के देखिए कि x1 x2 और xn इन सब की वैल्यू बराबर हो गई, और कितनी हो गई, -1 हो गई। तो अगर मेरे को इन सब की वैल्यू ही मिल गई है भाई, तो यहाँ पे इसने 135 से लेके 135 ऑड वाले यहाँ पे इसने ऑड पावर ही चढ़ाई है, x1 x3 x5 पे ऑड पावर ही चढ़ी। अब -1 पे अगर आप ऑड पावर चढ़ाओगे तो सारे -1 हो जाएंगे, तो ये सारे -1 है। अब कितने हैं, ये है m+1 टर्म्स, तो m+1 टर्म्स, तो माइनस टाइम्स m+1 नहीं आ गया क्या यार, -1 m+1 टाइम जोड़ोगे तो माइनस टाइम्स m+1 आएगा। नीचे देखो ये जो इवन वाले हैं, यानी x2 x4 x6, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन वाले हो चाहे ऑड वाले हो, वैल्यू तो -1 ही होने वाली है। फर्क किससे पड़ रहा है, इनकी पावर से। ये इवन सब्सक्रिप्ट्स वाले पे इन्होंने इवन पावर ही चढ़ा दी है, तो अगर इन्होंने इवन पावर चढ़ा दी तो +1 हो गया। अब कितने टर्म्स है, m टर्म्स, तो m टाइम्स अगर 1 ऐड करोगे तो m आएगा। अब हमने ऑप्शन देखा, अरे साला ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इसने एक थोड़ा सा तिकड़म और लगा दी इसने बीच में। इसने बोला कि अगर n की वैल्यू 2m+1 है, n की वैल्यू अगर 2m+1 है तो इसका आंसर n की टर्म में दिया जा सकता है। भाई m की जगह क्या रख दोगे, n-1/2, बस इतना सा प्ले और किया इसने आपके साथ, सिर्फ इतना सा प्ले। ये ऊपर बन जाएगा बच्चों n+1/2 और नीचे बन जाएगा n-1/2, 2 कैंसिल, माइनस इधर नीचे एडजस्ट हो जाएगा, तो 1 + n/1 - n लिख सकते हैं इस आंसर को, और ये वाला थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा इस हिसाब। सिंपल सवाल है एकदम, सिर्फ मैंने आपको क्या बोला, देखो अगर आप इसको देख के डर गए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे जब भी बहुत सारे इनवर्स वाली चीजें आपको दिखाई दे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि या तो ये मिनिमम पे खत्म होता है या फिर ये मैक्सिमम पे खत्म हो, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल एक कंडीशन से तो हम लोग वैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जुगाड़ ही लगता है, और जुगाड़ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पर ही लगता है। एक क्वेश्चन रह गया बीच में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन से आया है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आपने इस सवाल को देखा होगा, जहां पे I1 I2 बहुत ही गंदे गंदे इंटीग्रल लिखे होते हैं और पावर्स इतनी अनरियलिस्टिक होती है कि इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना मेरे को बिल्कुल फीजिबल नहीं लगता। अच्छा ये चाहता भी नहीं है आपसे वैल्यू निकालना, इसने आपसे I2/I1, ये I1 लिखा है, इसने I2/I1 का रेशियो पूछा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आप I2 और I1 में रिलेशन बना सकते हो, और रेशियो ही होता है। वैसे आपने किए भी होंगे इस तरीके के सवाल, डेफिनेटली आपके मॉड्यूल के अंदर भी है।
PYQs में भी आ चुके हैं, जे एडवांस के अंदर भी पूछा जा चुका है। अच्छा ठीक है, अब देखो एक बात है, इस जो भी एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन तो मैं नहीं कर सकता, ये तो आपको बिल्कुल 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, मेरे को तो है, आपका नहीं पता, मेरे को तो पूरी तरीके से अपने में कॉन्फिडेंस है कि मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो मैं इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करूंगा। आप समझिएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये पावर 100 से 99 हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, ये वाला प्रिविलेज सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता है कि आपका जो भी इंटीग्रेंड है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हो, आप उसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो ये प्रिविलेज कौन देता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देता है। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पास जाएंगे, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी पावर 99 हो जाएगी, जो कि इससे इसके पास जाने के बजाय इससे दूर जा रही है। तो मैंने एक बात तो डिसाइड कर लिया कि मैं इस I1 के साथ कुछ नहीं करूंगा। अब आपको मेरी बात और समझ में आ गई होगी कि मैं जो भी प्ले करने वाला हूँ वो I2 के साथ करने वाला हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में 101 की पावर 100 हो जाएगी, जो कि इसके नजदीक जाएगी, तो हो सकता है कि शायद मैं I1 के नजदीक पहुंच जाऊं। चमका? ठीक। इसके अलावा जब आपने एनसीईआरटी में भी कुछ सवाल करे होंगे जिसमें सिंगल फंक्शन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? 1 को इनटू में, 1 एक मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, ठीक है। अब इस 1 को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते थे, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। डन। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए रेडी हो चुके हैं। चलिए साहब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलता है जनता I2 बराबर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 रेज टू द पावर 101 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट लगा दीजिए 0 से 1 माइनस लिमिट 0 से 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं भाई बच्चों, 101 टाइम्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 रेज टू द पावर 100 इनटू इस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 चेन रूल, तो ये हो जाएगा प्लस 50 एक बाहर ले लेते हैं एक्स रेज टू पावर 49 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। समझ में आ रहा है? ठीक। ओके 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 ओके। देखो भैया, ये इस पे 1 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। इस पे जब आप लिमिट लगाओगे तो ये तो खत्म हो गया, तो 0 बन गया। यहां बन गया प्लस का 50-50, अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर 50-50, आपको भी पसंद होगा डेफिनेटली। 0 से 1, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 रेज टू द पावर 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 50 dx। सही है क्या? अगर मान लीजिए, अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखो मान लीजिए सपोज करिए अगर इस 50-50 को नीचे ले आते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए, तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, देखना आप, I1 में से अगर ये वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी जाए, लिमिट सेम है 0 से 1, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 100 कॉमन आ जाएगा, है ना, और एक 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 और बनेगा, तो पावर बन जाएगी 101। क्या बोला मैंने? ओके चलो कोई बात, मैंने कहा बच्चों I1 माइनस I2 अपॉन 50-50 अगर करता हूं, आप समझिएगा, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली चीज तो कॉमन आ गई ना बच्चों? अरे आ गई नहीं आ गई यार? 0 से 1, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 रेज टू पावर 100 तो आ गया कॉमन। अब ये बनेगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50, यानी एक और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 बन गया, ठीक है ना, dx। डन। अब ये 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 रेज टू पावर 101 बन गया, विच इज I2। ओहो ओहो ओहो, यानी कि I2 बन गया है। क्या आपको लग रहा है कि आप यहां से I2 अपन I1 निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। इसको इधर लाके ऐड कर दीजिए, तो ये 50-50 अपॉन 50-50 I2 अपन 50-50 50-50 ऊपर आएगा, उल्टा जाएगा ना ऐसे, और ये मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो है भैया सेकंड। डन। ये अच्छा सवाल था, है ना, अभी तक के पांचों सवालों में मैं सबसे बढ़िया सवाल इसको मानूंगा। ये एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल का सवाल है, वेरिएबल सेपरेबल, है ना, मुझे उम्मीद है आपने किया भी होगा उसके अंदर, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेशन देख सकते हैं, अगर मेरी वाली कैलकुलेशन आपसे बेटर है तो इसको थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर फिक्स करें। वेरिएबल सेपरेबल में मैंने कुछ नहीं करा, 1/y², इस y² को इधर ले गया y dy के साथ ले जाने के लिए, प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू, और dx के साथ बच्चों भेज दिया, dx के साथ भेज दिया 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स को,
वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स को मैंने प्लस एक्स लिख के ई की पावर एक्स ऊपर भेज दिया। अब मैं इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों तरफ रेडी हूं, बिल्कुल सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई, वन का हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, अगर इसको टी मानोगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। देखो इस लेवल पे तो मेरे को लगता है आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है कि आपको इस लेवल पे इस स्पीड पे तो बात समझ में आनी चाहिए। इसके बाद ये बोल रहा है कि भैया ये जो है ये पासेस थ्रू 0,1, ये वाली कंडीशन किस लिए दी होती है, सी निकालने के लिए दी रहती है। ठीक है जी, तो सी निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स की जगह 0 डाला तो ये बन गया 1, 1 प्लस 1 2, तो ये तो बन जाएगा बच्चों ln2, ठीक है ना, प्लस सी। और वाई की जगह क्या डालना है 1, वाई की जगह डालना है 1, तो ये 1 माइनस 1, ये तो बन गया 0। ओहो, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, सी की वैल्यू माइनस ln2 आ गई क्या, सी की वैल्यू माइनस ln2 आ गई। चलो यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ रखने के बाद देखो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ln 1 प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन में 2। भाई माइनस ln2 लिखने के बजाय डिवाइड कर दो ना यार, ये y इधर से उचक के इधर चला जाएगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई ln 1 प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन देख लेते हैं अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन हो, क्योंकि मेरे को दिख रहा था ऑप्शन वाई स्क्वायर था, तो इसलिए मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ये वाला मेरे को लग रहा है फोर्थ नंबर का कि ये मेरे आंसर से मैच कर रहा है, तो फोर्थ मेरा आंसर हो गया इसका। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है और इसके जो ऑप्शन है ना ये भी आपसे कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि यार ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये जो रैशनल टाइप का लिखा हुआ है ये 100% सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। किस तरीके से, अगर मैं इसमें इसका डिवाइड कर देता हूं। अब डिवाइड करने के देखिए अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं, कुछ थोड़ा सा स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं। कैसे स्टाइल मारने की, ये पावर 4 है, ये पावर 8 है, यानी स्क्वायर वाला रिलेशन है ना, स्क्वायर वाला रिलेशन है। तो हो सकता है किसी तरीके से इसके फैक्टराइजेशन में ये वाली चीज बन जाए। हम लोग सिखाते भी है बाय क्वाड्रेटिक के लिए। अब इसने क्या किया, उसी बाय क्वाड्रेटिक का ना, उसी बाय क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन सिखाया भी जाता है, यही वाली चीज का। इसने बाय क्वाड्रेटिक के भी थोड़े मजे ले लिए, ये और एक स्टेप आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अब ये भी इसने शानापंती करी है तो हम भी करेंगे। हमने क्या किया देखो सुनो, अगर ये मान लो ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, सपोज थोड़ी देर के लिए ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो 2ab वाली जो टर्म है 2ab वो क्या बनेगी सोचो, है ना। देखना क्या किया मैंने, प्लस 2 टाइम्स a की जगह x की पावर 4 और b की जगह 2, ये सेम चीज मैंने ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दी। सर इससे क्या होगा, इससे ये जो लोग हैं ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना भाई। तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर मतलब x की पावर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस इस वाली चीज को लिख सकता हूं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, डन, इंटू ए माइनस बी। अब आपको एक चीज देख के बहुत खुशी होनी चाहिए कि नीचे जो है इसमें से एक फैक्टर लिखा हुआ है जो कि खत्म हो चुका है, dx। सिंपली इसका इंटीग्रेशन पूछा है, x की पावर 4 का तो x की पावर 5/5 सब में दिया हुआ है, प्लस 2x स्क्वायर का 2 प्लस का 2x क्यूब बाय 3, इन दोनों में से आंसर है, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, प्लस के 2 में 2x, इसका मतलब आंसर इज 4। समझ में आया क्या आपको क्या किया मैंने क्या किया वो समझो, है ना। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये वाले फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, घबराइए मत। आपको जैसे 9th क्लास के अंदर डिवीजन सिखाया गया है, 9th क्लास के अंदर, देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, सवाल होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हाँ तेज होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल टॉप रैंकर्स के लिए अप्रोच कर रहे हो तो, है ना, तब तो आपको ये तरीका पता ही होना चाहिए था, है ना। लेकिन अपना पहला टारगेट सेलेक्ट होना है कि नहीं मैं तो सेलेक्ट होना चाहता हूँ इज्जत के साथ, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना और वो भी सही होना जरूरी है। तो आप शांति से इस तरीके से इसको वो करिए। आप आराम से अभी भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने पेपर में इसको नहीं कर पाए हो किसी वजह से, आप अभी ट्राई करिए डिवाइड करके, आपको बिंदास ये वाली चीज मिलेगी। ठीक है, इधर आपका जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर आपकी वाली चीज आ जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि वो पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, डन, तो आप इसे कर पाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए
ये क्या सवाल है भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू दे रखा है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है भैया, एफ ऑफ एफ एक्स। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है साहब। एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा पहले एक बार बना ले, एफ ऑफ एफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ एफ एक्स वो हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस टू माइनस टू, ये होगा, है ना, ठीक। और एफ एक्स है सिंपली मॉड एक्स माइनस टू, ठीक। अब इन्हें दोनों को 0 से 3 में इंटीग्रेट करना है, जी एक्स का इंटीग्रेशन करके एफ एक्स का सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक तरीके से एरिया टाइप चीज ही होगी। एक बार ग्राफ बना लेते हैं ना, जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अगर आप जी एक्स का ग्राफ बनाते हो, जी एक्स का ग्राफ मैं कैसे बनाता हूँ देखो, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, है ना। मॉड एक्स माइनस टू का बनाया, इसका ग्राफ तो याद रहता है लोगों को, है ना, मॉड एक्स माइनस टू का, इसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट किया, तो इसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट किया तो ये ऑराइजन से पास होगा, अरे वो 2 ही यूनिट था ना ऊपर, तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट किया। अब इस पूरे का मॉड ले लिया, तो ये वाला पोर्शन कट कर दीजिए और इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, समझ रहे हैं, ये वाली जगह हो गई 4, ठीक। थोड़ा मेहनत करोगे तो आपको भी मेरी बात समझ में आएगी, ये 2 है। अब आपको 3 तक इंटीग्रेट करना है, तो आपको ये जी एक्स का ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ, तो 0 से 3 में यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, डन, ठीक। अब एफ ऑफ एक्स बनाते हैं जनता, एफ ऑफ एक्स बनाते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बहुत सिंपल है, मॉड एक्स माइनस टू, है ना, ये 2 हो गया, यहाँ कहीं 4 होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 तक इंटीग्रेट करना है। लो जी जनता, यानी ये वाला एरिया, ठीक है। अगर आप ग्राफिकली थोड़ा सोचते हैं, अगर अच्छा सोचते हैं ग्राफिकली, तो एक बढ़िया चीज बताता हूं भाई, देखो ये वाला ट्राइंगल तो यहां भी है, तो जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये ट्राइंगल तो खत्म ही हो जाएगा। अल्टीमेटली ये ट्रेपेजियम में से एक ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना ही बचा है, इतना ही बच रहा है बस सिर्फ, है ना। तो अब आप कैसे भी कर सकते हैं, देखिए किसी भी तरीके से जैसे भी आपको पसंद हो कैलकुलेशन, भाई ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, ये वाली हाइट 2 है, ये 3 पे हाइट 1 है, नहीं विश्वास हो 3 रख के देख लो उसके अंदर, 3 पे हाइट 1 है, तो पैरेलल साइड्स का सम कितना हो गया, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 2 + 1 3 इनटू बीच की डिस्टेंस विच इज 1, डन, ये ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो भाई, है ना, इसमें 3 रख के देख लो, 1 आ रहा है, ये हाइट 1 हो गई, ये बेस 1 हो गया, तो कितना हो गया एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, 1 इंटू 1 तो हाफ हो गया, 3/2 माइनस हाफ 1 है क्या ऑप्शन में, 1, अरे वाह, फोर्थ आंसर। समझ रहे हो आप, देखो कितना हम स्पीडली कर सकते थे इन सवालों को, और ये सारी चीजें आपकी जानी भी होगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से जानी हुई। ये एक असर्शन रीजन टाइप का सवाल आ गया है ना, ये असर्शन रीजन टाइप का सवाल आ गया, लेकिन इनके रीजन मेरे को थोड़े मतलब इनके ऑप्शन मेरे को थोड़े अच्छे लग रहे हैं, वो वाले ना बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस बार इनमें क्या किया है, वो कंफ्यूजिंग वाला वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, सिंपल भाई, सिर्फ 1 ट्रू है, सिर्फ 2 ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, सिंपल कर दिया एकदम आपका काम, ठीक है। तो अब आपने को क्या करना है भाई, चेक करते हैं। अब पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन ने दिया क्या, चलो पहले समझो, 2 लाइन दी है भाई। अच्छा, इन दोनों लाइंस की खास बात क्या है भाई, इन दोनों लाइंस की खास बात क्या है, ये पैरेलल है, ओके डन। इसके बाद ये इसने एक सर्कल दिया है, ठीक है, 1, -2 इसका सेंटर है, 1, -2 इसका एक सेंटर है, तो एक सर्कल दे दिया भाई इसने, 1, -2 इसका सेंटर है, और कुछ पैरेलल लाइंस हैं जिनका स्लोप नेगेटिव है, तो ऐसे गिरती हुई लाइंस होगी, ठीक है। अभी अंदाजा लगाते हैं, अब ऑप्शन पढ़ रहे हैं, इफ लाइन L1 इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल C, अगर L1 जो है वो इसके लिए कॉर्ड है, भाई हो सकती है क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू तो अननोन, मतलब लैम्बडा तो वेरिएबल है ना, लैम्बडा बिलोंग्स टू R प्लस, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे ऐसे लाइंस होगी, हो सकता है इसको काट के भी चली जाए, ठीक है। अगर L1 कॉर्ड है, देन L2 इज नॉट ऑलवेज अ डायमीटर। अच्छा, अगर L1 कॉर्ड है इसकी, तो भैया कॉर्ड कब होती है,
L1 कॉर्ड कब होती है ना, जब इसके सेंटर से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, जनता ऐसे लाइन है, मान लीजिए L1 है, ये कॉर्ड कब होगी, जब इस पे सेंटर से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस से छोटी हो। करेक्ट है। चलिए तो एक काम करते हैं, इससे परपेंडिकुलर डाल ही लेते हैं 1, -2 से इस पे L1 पे डालो जरा, 1 -2 1 1, फिर ये भी तो ले जाओ है ना, तो ये बन जाएगा λ-1 मॉड ऑफ λ-1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² + b²। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई, तो 3 9 + 1 √10 शुड बी लेस देन रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 3। तो λ-1 की वैल्यू आ गई बच्चों, मॉड λ-1 की वैल्यू आ गई 3√10 से छोटी। ठीक, तो यहां पे λ-1 आप जानते होंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी के हिसाब से प्लस 3√10 हो जाएगा। इस 1 को इधर भेज दो, इधर भेज दो, है ना। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि लैम्बडा बिलोंग्स टू तो R प्लस है, भाई लैम्बडा तो पॉजिटिव रियल दिया हुआ है, तो लैम्बडा एक तरीके से 0 से लेके 3√10 + 1 तक हो गया। 3√10 √10 मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग 3 3 9 पॉइंट समथिंग + 1 10 पॉइंट समथिंग, तो लैम्बडा 0 से लेके 10 पॉइंट समथिंग तक हो सकता है, अंदाजे की बात कर। ये बोल रहा है L2 इज नॉट ऑलवेज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। L2 जो है वो हमेशा डायमीटर नहीं है। तो पहले ये देख लेते हैं ना डायमीटर कब है। भाई डायमीटर कब होगा, जब इसके सेंटर से पास होगा। ठीक है, अब इसके सेंटर से पास होगा तो 1, -2 इसमें रख के देखो, उसके लिए लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको डायमीटर बनाने के लिए लैम्बडा की वैल्यू बननी पड़ेगी 4। क्या लैम्बडा इज इक्वल टू 4 इसमें है? भाई 0 से 10 पॉइंट समथिंग में 4 है ना, इसका मतलब डायमीटर तो हो सकता है, लेकिन हमेशा डायमीटर थोड़ी हो रहा है, एक ही वैल्यू थोड़ी आई लैम्बडा की यार। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये तो मेरे हिसाब L2 इज नॉट ऑलवेज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल C, तो ये तो मेरे हिसाब से ट्रू हो गया भाई, ये तो ट्रू हो गया, समझ रहे हो। अब जैसे ये ट्रू हुआ तो ये तो गलत हो गया, है ना। अब कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं? फर्स्ट सही हो सकता है और थर्ड सही हो सकता है, फोर्थ भी गलत हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, अभी तो स्टेटमेंट नंबर 2 पे डिपेंड करता है। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, अगर लाइन L1 डायमीटर है, अच्छा अगर L1 डायमीटर है तो इसमें 1, -2 रख दो यार, सेंटर रख दो सीधा सीधा, तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 1। ये लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए डायमीटर है, समझ रहे हो बात को। अब अगर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 है, आप समझिएगा, अगर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 है तो L2 वैल्यू, L2 की लाइन हो जाएगी 3x + y इज इक्वल टू -2। सही है। अब L2 के लिए क्या बोल रहा है, लाइन L2 इज नॉट अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा ये कॉर्ड नहीं है ये कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे परपेंडिकुलर डाल के देख लेते हैं। तो इसे परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों तो बन जाएगा 3/√10। भाई इसमें 1, -2 डालो, 1 बना, 1 + 2 3 3/√a² + b², 3/√10 विच इज लेसर देन 3। अगर ये रेडियस से छोटी है, परपेंडिकुलर की लेंथ अगर रेडियस से छोटी है तो फिर तो कॉर्ड ही है। ये बोल रहा है कॉर्ड नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 ही ट्रू है। डन है। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं, 10th द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1, -1 एंड हुज वर्टेक्स इज 2, 1। ये वाला जो सवाल है ये मैं कहूंगा, देखो वैसे आपको क्लास के अंदर कराया जाता है ना, ये वाली चीज क्लास के अंदर कराई जाती है, ऐसा नहीं है कि अननोन टाइप की चीज है। ये मैंने इधर साइड में इधर ले गया क्योंकि मेरे को इसके लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए। अब इस सवाल को अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा पूरा कराने की। एक ऑब्जर्वेशनल चीज बताई जाती है पैराबोला के अंदर। देखो वैसे ये पैराबोला इस तरीके का नहीं बनेगा, मेरी बातों को भी ढंग से सुनना, सिर्फ फोटो को मत देखना, सिर्फ फोटो को देख के समझोगे तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कुछ बोल भी रहा हूं, वैसे ये एक्स वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, और ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कम से कम इतना तो अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ पैराबोला और टेंजेंट वर्टेक्स हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं,
और जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है वर्टेक्स, जिसे आप लोग ए से डिनोट करते हैं, और वर्टेक्स यहां पे दिया गया है 2,1। डन, ठीक। और एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाया करता है फोकस, जो कि यहां पे दिया गया है 1,-1। क्लियर है? ये एक्स वाई एक्सिस नहीं है, इट्स नॉट माई नॉर्मल पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का बनेगा, नहीं। इसे बोलते हैं ऑब्लिक पैराबोला, टेढ़े मेढ़े, जिनके एक्सिस जो है वो मेरे प्रिंसिपल मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके पैरेलल नहीं बनते। तो मैं डायरेक्ट इनकी इक्वेशन नहीं लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप की इक्वेशन इनकी नहीं आएगी। इनकी इक्वेशन होती है इस तरीके की, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन टाइप की। क्लियर? ठीक। अब सुनिए, इनकी इक्वेशन लिखते कैसे है ना। इनकी इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि आप एक काम करिए, पहले तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन निकाल लीजिए। एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि मेरे को 2 पॉइंट पता है। 2 पॉइंट से मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ बच्चों? स्लोप निकालता हूँ। -1 -1 -2 अपॉन 1 -2 -1, तो -2 अपॉन -1 इज 2, तो इसका स्लोप हो गया 2। तो इस लाइन की इक्वेशन में सीधे सीधे लिख देता हूँ 2x - y, और कोई भी एक पॉइंट रख दीजिए इसके अंदर, तो 2 2 जा 4 -1 3, 2x - y इज इक्वल टू 3। 2x - y इज इक्वल टू 3 मेरी आ गई भाई साहब इस लाइन की इक्वेशन। ये टेंजेंट एट पैराबोला, अगर टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना, वही टेंजेंट एट पैराबोला एट वर्टेक्स, तो इसके परपेंडिकुलर इसका स्लोप 2 है, तो इसका स्लोप कितना होगा? -2। तो -2 अगर इसका स्लोप होगा तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x + 2y, ये पॉइंट रख दीजिए 2 + 1 4। ये बच्चों आपकी आ गई टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन। ठीक। अब देखो, अब आप जानते हैं कि आपका पैराबोला जो है वो इस तरीके का होगा, ऐसा कुछ होगा। इस पे हमने मान लिया एक पॉइंट पी एच कॉमा के। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा पैराबोला में, यहां से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ अगर P1 है और इस पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ अगर P2 है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन लिखी जा सकती है बच्चों, P1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स A टाइम्स P1, जहां पे A जो होता है, जनता A जो होता है वो फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, इसी को तो A बोलते हैं हम लोग पैराबोला में, बोलते हैं नहीं बोलते? अगर इस डिस्टेंस को आप निकालोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी √5। ठीक है। बाकी ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा के, ओ सॉरी P2, बाकी ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के अगर मैं यहां रख देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा हमेशा, ऑलवेज। चलो रखते हैं P1 स्क्वायर h, k की इससे डिस्टेंस, h, k की इससे डिस्टेंस, लो भाई 2h - k -3 अपॉन √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स √5, और P2 इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे, मॉड h + 2k, जनता एक बार देख लेना है ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, अपॉन √5। ये √5 जो गंदा दिख रहा था मेरे को, ये कैंसिल आउट हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब इस पूरे ड्रामे में देखो एक चीज बच रही है, और वो बच रही है इस मॉडुलस को खोलने का तरीका। ठीक है, दिस इज द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ये वाली चीज जो है ये किस तरीके से खुलेगी, ये प्लस साइन से खुलेगी कि माइनस, और सर दोनों से खोल, अरे तो दोनों से खोल लो तो तुम्हें दो पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी, एक माउथ ओपनिंग दिस वर्ड, एक माउथ ओपनिंग दिस वर्ड। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि फोकस वाली साइड ही वाला तो आपका आंसर होगा भाई, आपका पैराबोला इस साइड थोड़ी खुल सकता है, आपका फोकस तो अंदर आता है पैराबोला के, तो आपका आंसर तो सिर्फ ये वाला पैराबोला है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाला कैसे लेंगे? तो देखो एक बात, आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। मैं आपको बोल रहा हूं, अब मेरे वर्ड्स याद रखना, ये चीज आपको सिर्फ इसीलिए सिखाई जाती है कि ये मॉडुलस कैसे खोला जाएगा, ये मॉडुलस को ओपन करने के लिए ही ये चीज सिखाई गई, मैं तो यूज ही इसी के लिए करता हूं। मैं कह रहा हूं फोकस और मेरा पी जो पॉइंट है जिसका मैं लोकस निकाल रहा हूं, ये हमेशा इस टेंजेंट एट वर्टेक्स के सेम साइड पे रहेंगे, जिस साइड फोकस रहेगा उसी साइड पैराबोला रहेगा। बोलो सही बात? हाँ सर, तो बस फिर खत्म बात। आप सीधे सीधे 1, -1 इस लाइन में रख दीजिए। अगर आप इसमें 1, -1 रखेंगे तो ये लेस देन 0 देगी, यानी h, k रखने पे भी ये लेस देन 0 देनी चाहिए। अगर ये लेस देन 0 देगी तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो ये बन गया बच्चों आपका 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 - 4h
के प्लस 6 के माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 h इज इक्वल्स टू, जनता ये √5 का हो गया स्क्वायर, 5 5 4 जा माइनस 20, वो नेगेटिव से खुल गया ना ये, h प्लस 2k माइनस 4, h को x से k को y से अगर आप रिप्लेस करेंगे, h को x से k को y से अगर आप रिप्लेस करेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये आंसर आएगा। देखो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy, ये प्लस 4xy है तो ये नहीं आंसर। बाकी आप बाकी की चीजें और कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, उम्मीद है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये अभी तक के कितने सवाल हो गए, ये 10th सवाल है शायद, 11th है, 10th सवाल। अभी तक के 10 सवाल में सबसे मतलब मैं कहूंगा टफ कैटेगरी, जेई मेन की कैटेगरी में मैं इसको नहीं रखता, जेई मेन की काफी ऊपर वाली कैटेगरी का सवाल था, बट ठीक है, आई होप कि आपने कुछ नया सीखा हो इसके अंदर। ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। भाई ये बोल रहा है कि मेजर एक्सिस जो है इस एलिप्स का वो एक्स एक्सिस होना चाहिए। वो कब होता है भाई, जब एलिप्स ऐसे लेटा हुआ बने। ये कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर के नीचे वाली क्वांटिटी इससे बड़ी हो, तभी बनता है। सही बात है। तो एफ ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ के प्लस 11। अब इसमें से एफ हटाना है, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, किसी भी इनइक्वालिटी पे कोई फंक्शन ऑपरेट करते वक्त या हटाते वक्त आपको उसका नेचर पता होना चाहिए। तो इसका जो नेचर है वो डिक्रीजिंग है। एफ कैसा नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का है। तो अगर एफ डिक्रीजिंग नेचर का है, अगर एफ डिक्रीजिंग नेचर का है तो इनइक्वालिटी को हटाते वक्त इसके इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे। तो ये बन जाएगा बच्चों के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 लेसर देन k प्लस 1। तो ये बन जाएगा बच्चों के स्क्वायर प्लस k प्लस 4 11 है, माइनस 6 लेसर देन 0। ये बन गया बच्चों इसके फैक्टर हो गए प्लस 3 और माइनस 2, है ना। तो ये बन गया k बिलोंग्स टू माइनस 3 टू प्लस 2। सही बोला मैंने, हाँ, माइनस 3 टू प्लस 2 है क्या ऑप्शन में, देखो सेकेंड आंसर। समझ गए, डन। भाई ये मेरे को बड़ा चाहिए, एफ डिक्रीजिंग नेचर का है। एफ जो डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन होता है, किसी इनइक्वालिटी पे ऑपरेट करते वक्त या हटाते वक्त इनइक्वालिटी के साइन पलट जाते हैं। मैंने इसके साइन पलट दिए, इसको इस साइड ले आया, ये सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक बन गई। इसके फैक्टर करके आप क्रिटिकल पॉइंट बनाओगे, खट से आपका आंसर -3 से 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो ये सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल कैटेगरी का सवाल बोलूंगा मैं इसको। ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का बोल सकते हो। इफ द इक्वेशन, इसमें क्या करा, इसने दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और बोल रहा है इसके कोई रियल रूट नहीं है, इसके कोई रियल रूट नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो आपको रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ए बतानी है, ठीक है। बिल्कुल दिल पे मत लो इन सवालों को, आप दिल पे ले लोगे ना तो ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये 3-3 4-4 5-5 पेज में जा सकते हैं अगर आप सेंटी हो गए तो। क्योंकि दो क्वाड्रेटिक की बात है यहाँ पे, ना इसके रूट होने चाहिए ना इसके रूट होने चाहिए, दोनों के ही रूट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ज्यादा सेंटी होने की बजाय मैं थोड़ा इन पे फोकस करता हूं कि क्या मैं किसी को फैक्टराइज कर सकता हूं क्या। तो मैंने इस वाली को ध्यान से देखा, ये ऑटोमेटिकली फैक्टराइज हो रही है। देखो ऑटोमेटिकली कैसे, एक्स स्क्वायर मतलब मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस ए टाइम्स मॉड एक्स प्लस ए टाइम्स मॉड एक्स प्लस ए। क्लियर, इनमें से मॉड एक्स कॉमन लो, आपको मिलेगा मॉड एक्स प्लस ए। एक सेकेंड, ए मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, यहां मॉड एक्स है, ठीक है, यहां बनेगा 1, यहां से ए कॉमन लो, मॉड एक्स प्लस 1। अब सुनो, मॉड एक्स प्लस ए अलग आ गया और मॉड एक्स प्लस 1 अलग आ गया। इसके तो फैक्टर ही हो गए भाई, दूसरी वाली के तो है। अब यहां पे एक अच्छी चीज समझोगे आप, हमें रूट नहीं चाहिए, इसने मना कर दिया कि मैं कभी जीरो नहीं होगा।
क्योंकि मॉड एक्स एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, उसमें आपने 1 ऐड करा तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो जीरो कभी नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि ये भी जीरो ना हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये भी जीरो ना हो। अगर ये जीरो नहीं हो तो ऐसा कब होगा? जब a ग्रेटर देन जीरो होगा। ध्यान से सुनो, जब भी a नेगेटिव क्वांटिटी होगी, मॉड एक्स -1 जीरो हो सकता है, मॉड एक्स -हाफ भी जीरो हो सकता है, लेकिन मॉड एक्स के साथ अगर आपने कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिख दी, मॉड एक्स के साथ में अगर आपने कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिख दी तो वो कभी जीरो नहीं हो सकती। तो मैंने बोल दिया कि a अगर पॉजिटिव है तो ये वाली क्वांटिटी भी जीरो नहीं है। अब एक काम करते हैं, देखो a पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, a शुड बी पॉजिटिव फॉर नो रियल रूट्स, है ना। अब उसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, 0 से 1 और 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, फॉर पॉजिटिव a, इसके लिए एक बात करता हूं कि a अगर पॉजिटिव है, देखना ऑब्जर्वेशन, अगर a पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कैसी, सर पॉजिटिव, ओके। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है, वो डिपेंड करता है x के जीरो होने पे, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही? तो ये पूरी क्वांटिटी भी तो पॉजिटिव ही है। अगर ये पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही है फॉर पॉजिटिव ए, तो इसका मतलब पॉजिटिव ए के लिए कभी रूट नहीं आएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 0 टू इन्फिनिटी। हाँ, आप इसमें परेशान हो सकते हैं, सर 0 से 1 भी तो आंसर है। हाँ तो है, लेकिन वो तो सबसेट है। आप तो सिंगल करेक्ट में तो पूरा आंसर दोगे ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज के लिए ही आंसर नहीं, नो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो इसलिए मेरे हिसाब से सही ऑप्शन जो है दैट शुड बी थर्ड। डन। ये फिर से एक असर्शन रीजन का सवाल इन्होंने देने की कोशिश करी। ओके, देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3, ये 3 लिखने की कोशिश करिए, 3 persons from 10 people sitting in a row such that no 2 of them are conjugative। अब no 2 of them are conjugative, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है आपके पास, n माइनस आर प्लस 1 सी आर। n लोग बैठे हैं 10, कितने लेने हैं 3, प्लस 1 सी, कितने लेने हैं 3, 10 माइनस 3 7 प्लस 1 8 सी 3। ओ भाई साहब, स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है भाई, स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है। डन। चलो, मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज 20c10। ओ, मिडिल टर्म, ये तो फॉल्स है। ये मजेदार सवाल है, लेकिन इसमें गलती हो सकती है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 20, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 21। तो मिडिल टर्म जो होती है वो होती है 21 प्लस 1/2, यानी 11th टर्म। अब T11 जो होती है, जनता देखो, T11 जो होती है वो क्या होगी, NCR, है ना, NCR मतलब 20c10। ठीक है, तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में गलती कर देंगे, अरे सर ये तो सही है बेटा, टर्म नहीं है, ये कॉफिशिएंट है, टर्म है एक्स रेज टू पावर 10। ओई, समझे, गेम कर दिया ना इसमें सवाल ने, इसने मिडिल टर्म बोला है, मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट नहीं बोला। क्लियर? तो स्टेटमेंट 2 कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। मैंने पढ़ते ही डायरेक्ट फॉल्स क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ एक्स है ही नहीं। अरे एक्स तो लिखो भाई, मिडिल टर्म में तो एक्स भी आएगा, समझ रहे? तो भैया जनता, S1 तो ट्रू है, S2 फॉल्स। करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट, 5 letter words are formed by permuting the letters of the word कोलकाता। अच्छा, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। 5 लेटर के वर्ड बनाने, एंड वन सच वर्ड इज चोजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन वर्ड कंटेन्स few A's and few K's, उसमें A's भी 2 होने चाहिए और K's भी 2 होने चाहिए, है ना, ऐसा वर्ड चूज करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट में सीधा सीधा हम लोग सीखते हैं। पहले इनके लेटर्स देख लो कितने कितने हैं, K's कितने हैं भाई, K's हो गए 2, O कितने हैं 1, L's 1, A's 2, T's 1, 2 और 1 3 और 1 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ भैया, कोई लेटर रह तो नहीं रह गया। चलो जी, अब सुनो क्या क्या हो सकता है। कैटेगरीज, आपको याद आ जाएगा कि आपने ये सवाल बहुत किए होंगे। कैटेगरीज, ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 अलाइक हो सकते हैं, मानते हो, और 2 अदर अलाइक भी हो सकते हैं, और 1 डिफरेंट हो सकता है। ठीक, अब 2 अलाइक देने वाले के और 2 अदर अलाइक देने वाले ए, एक ही ऑप्शन है, तो के भी ले लो, ए भी ले लो, तो 2C2
2C2 से आपके पास के भी आ गया, ए भी आ गया। बाकी कितने लेटर बचे भाई साहब? 3। आपको कितने चाहिए? 1। 3C1। 2C2 इंटू 3C1, ये तो हो गया 1, ये हो गया 3। 3 तरीके हैं जिन तरीकों से आप 2K 2A और एक डिफरेंट लेटर जो भी LTO जो भी है वो उठा सकते हो। ठीक है, अब इनके अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशंस तो वो हो जाएंगे बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 अलाइक K है, 2 अलाइक A है, इंटू 3। 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 120 डिवाइड बाय 4, 30, 30 इंटू 3, 90। भाई साहब 90 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिनमें 2 Ks होंगे और 2 As होंगे। यही आपके फेवरेबल भी है जो ऊपर लिखने वाले हैं हम लोग, है ना? समझ में आ रही बात? ठीक है, सेकंड कैटेगरी 3 अलाइक 3 डिफरेंट। 2 अलाइक देने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग। 2 में से एक चूज कर लो, मान लो के आ गया। अब 3 डिफरेंट लेने वाले, 3 डिफरेंट वाले 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी 3 डिफरेंट ले लो। 4 2 जा 8। There are 8 different ways by which one alike pair can be selected. Only 2 Ks या 2 As दोनों में से कोई एक, है ना? सुनो अरेंज करने के तरीके, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 120 डिवाइड बाय 2 60, 60 इंटू 8, 8 6 48, 480। डन? चलो 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 लास्ट। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ऑल 5 डिफरेंट, क्या 5 डिफरेंट लेटर सेलेक्ट किए जा सकते हैं? हाँ सर। कितने तरीके से? सिर्फ एक तरीके से, 5C5। भाई एक के ले लो, एक एल, एक टी, एक ओ, एक ए, 5C5 एक ही तरीका। अरेंज कितने तरीके से हो पाएंगे बच्चों? 5 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 120, टोटल 480 प्लस 120 600, 600 प्लस 90 690 तो हो गए टोटल वर्ड्स जो कि 5 लेटर के बनाए जा सकेंगे कोलकाता से अक्षर चुरा के। और उनमें से ऐसे कितने हैं जिनमें 2 अलाइक एज और 2 केज हो? भैया 90 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 90 अपॉन 690। ये 99 गया, ये 300 गया, ये 323, 3/23 ऑप्शन। अरे वाह, मजा आ गया। आंसर मैच कर जाए प्रोबेबिलिटी में, साला इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई। 3/23 इज द करेक्ट आंसर। ये एक वेक्टर का सवाल देने की इन्होंने कोशिश करी है ना? थोड़ा अच्छा मेरे को लगा, इंटरेस्टिंग भी है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर दिए गए हैं और कुछ रिश्ते बताए गए हैं, है ना? कुछ रिश्ते बोले गए हैं कि ये है मॉड ए मॉड सी की वैल्यू भी है, मॉड बी की वैल्यू भी है, ठीक, और बी क्रॉस सी के मॉड की वैल्यू भी है, और लैम्बडा की वैल्यू इसने सीधे सीधे पूछी। एक रिश्ता ये और दे रखा है और लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू पूछी, ठीक है? तो इसका मॉड ले लेते हैं, सीधा सीधा लैम्बडा आ रहा है, देखो मॉड बी माइनस 3C इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स मॉड ए। ये मॉड ए मेरे को पता है 2 है, ठीक है ना? इसका स्क्वायर कर देते हैं, झंझट ही खत्म। लैम्बडा स्क्वायर पूछा है ना सीधा सीधा। अब इसका स्क्वायर तो फिजिक्स वाले भी रटाते हैं। मॉड बी का स्क्वायर विच इज 525 प्लस मॉड 9C का स्क्वायर, तो 9C का स्क्वायर हो गया 9 4 जा 36 माइनस 2 3 जा 6 बी डॉट सी। कराते हैं कि नहीं कराते भाई? इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मतलब हो गया 4। बोलो सही है? अब बी डॉट सी निकालने के लिए आपको मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा चाहिए, यानी बी और सी के बीच का एंगल चाहिए। अब बी और सी के बीच के एंगल के लिए इसने एक चीज और दे रखी है, वो है ये। यहां से आप देखो एक बात के लिए, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा बराबर 5, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 5 5 कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। यहां से आपका कॉस थीटा आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। वेरी गुड। ये बात जरूर है कि प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस √3/2 दोनों आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस √3 भी दे रखा है, प्लस √3 भी दे रखा है आंसर, ठीक है? और इस और फिर तो ये तो दो आंसर करेक्ट हो गए। नहीं, इसने एक गड़बड़ करी है ना, जानबूझ के चालाकी करी है। डिनोमिनेटर देखो, एक का 5 कर दिया, एक का 4 है, हमारा तो 4 आएगा ना भाई। 25 प्लस 36 61 तो आपको दिख ही गया होगा। बाकी वाला ड्रामा ये क्रिएट कर रहा होगा, ये 30 √3 वाला। तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है,
क्योंकि cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 दोनों हो सकती है भाई। साइन थीटा अगर हाफ आया है तो वेक्टर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है, तो आपको तो दोनों यूज करने पड़ेंगे ना, ठीक है ना। लेकिन इसने वो 5 वाला आंसर एक दे दिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या है, सेकंड, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 दोनों हो सकती है। तो अगर मल्टीपल करेक्ट में देना होता तो ये नीचे y अगर 4 लिख दिया होता तो फिर ये मल्टीपल करेक्ट सवाल बन जाता, ठीक है ना। ध्यान में रखने वाली बात है, बाकी सवाल आसान था। ये बिल्कुल लल्लू छाप सवाल, एकदम लिमिट का, एकदम इजी। अगर मैं x की जगह 0 रखने की कोशिश करता हूँ, ये 0 हो जाएगा, बेस अप्रोचेज 1 एंड पावर अप्रोचेज इंफिनिटी, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। अच्छा, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का जो आंसर होता है वो e रेज टू पावर l होता है, वेयर l इज लिमिट x अप्रोचेज 0 पावर इनटू बेस -1। क्या बचा बच्चों, 2a प्लस 3bx। और अगर इसमें लिमिट x अप्रोचेज 0 लगा दो तो ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, ये खत्म। क्या बचा, 2a। लेकिन ये e की पावर l है, यानी आंसर आएगा e की पावर 2a। आपको चाहिए था e की पावर 2, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अच्छा सर b का क्या, हाँ तो अब देखो इसने क्या दिया है b के बारे में, b नॉट इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू 2, जबकि b तो खत्म ही हो चुका है। अगर b खत्म हो चुका है, b की वैल्यू अगर इसमें पूछी जाती तो मैं बोलता b बिलोंग्स टू r, b कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है। वैसे तो सिंगल करेक्ट सवाल है तो a इज इक्वल टू 1 ही मेरा आंसर है, बट b की बात अगर करते तो b बिलोंग्स टू r है। इसने नॉट इक्वल टू की बात करी है कि b 1 के बराबर नहीं हो सकता है, b 2 के बराबर नहीं हो सकता है, तो फिर वो ऑप्शन वैसे भी गलत है, ठीक है। वैसे भी अगर आप सोचो तो वो ऑप्शन जो है वो गलत है। द इंटरवल ऑफ a फॉर विच द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है। कैसे समझने वाला सवाल है मैं बताता हूं आपको। देखो ये क्यूबिक है, मिनिमम मैक्सिमा जो भी क्रिएट होगा वो f डैश x इज इक्वल टू 0 पे क्रिएट होगा, जाहिर सी बात। f डैश x किया मैंने सबसे पहले, इसको देखते ही मैंने सबसे पहले इसका f डैश x निकाला, 6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 2 और 5। अब जो मेरे हिसाब से आपको समझने वाली चीज है वो ये है, क्या है बच्चों, देखो क्यूबिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है क्यूबिक का, y एक्सिस नहीं रहने देता हूं, तो ग्राफ हमेशा इस तरीके से जाएगा, पहले मैक्सिमा बनेगा। मेरा कहने का मतलब अगर दो क्रिटिकल पॉइंट हैं इसके, यानी मैक्सिमा भी है मिनिमा भी है, तो कभी भी अगर नीचे से आने वाला ग्राफ है तो वो मैक्सिमा बनाएगा, फिर उसके बाद मिनिमा बनाएगा। तो मैक्सिमा 2 पे बना रहा होगा, मिनिमा 5 पे बना रहा होगा, तो f ऑफ 5 ही इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। ये इसमें अगर आपको नहीं पता है तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर सिर्फ यूज होने वाला है और कुछ नहीं। f ऑफ 5 लोकल मिनिमम होगी और ये कह रहा है कि इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यानी f ऑफ 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब f ऑफ 5 निकाल लेते हैं, तो 555 125 इंटू 2 250 माइनस 5525 25 इंटू 21 25 2 जा 500 525 प्लस 60 इंटू 5 300 प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0। 3 और 2 550 माइनस 525 25 a शुड बी ग्रेटर देन -25 है क्या, देखो ऐसा ऑप्शन। अच्छा -25 से इंफिनिटी, तो लैम्बडा कितना है 25, फर्स्ट आंसर है, समझे। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं, ये भी एक अच्छा सवाल मेरे को लगता है, क्योंकि देखो अब इसने क्या किया, फंक्शन f ऑफ x, पहली बात तो इसके डोमेन की बात करो तो इसका डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपको खटाक से समझ में आना चाहिए, खट से, है ना भाई। देखो अंडर रूट के अंदर है क्वांटिटी x, वो बोलता है कि भैया x शुड बी नॉन नेगेटिव, नीचे वाला बोल रहा है x -1 नहीं होना चाहिए, जब x नॉन नेगेटिव है तो -1 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये हमेशा डिफाइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को कभी भी कोई टेंशन नहीं होती। डन, चलो अब देखना अच्छी चीज, अब ये बोल रहा है कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है। मैंने एक चीज डिसाइड करी, अगर मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं तो मेरी जिंदगी से झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब इनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, थोड़े ट्रिकी है। मैंने इसको ऐसे लिखा, सोचो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, रूट एक्स को नीचे ले गया। क्यों सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके बारे में कुछ जानता हूं। अगर x एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो x प्लस 1/x 2 से बड़ा होता है हमेशा,
होता है। अब ये तो रूट एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह तो रूट एक्स लिखा है, तो रूट एक्स तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, नॉन नेगेटिव मान लो, चलो वो तो जीरो के लिए ना, जीरो वाला केस हटा दो, अदरवाइज तो पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी हमेशा 2 से बड़ी है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हाफ से छोटा होगा, और जीरो से बीच में, जीरो पे इक्वलिटी लग सकती है अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो। अब मैंने एक ही लाइन में इसकी रेंज निकाल दी, इसकी रेंज जीरो क्लोज टू हाफ ओपन है, तो बताओ उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? सर जीरो। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया भाई, ये तो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गया, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है ऑलवेज। इसका तो ग्राफ ही बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, इसका तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इसका ग्राफ है, खत्म बात। ये तो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, सही है ना। ये एक स्टैंडर्ड सवाल, फिर से वापस एक स्टैंडर्ड सवाल आया आपके पास, बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मिड पॉइंट को एच को के मान लें क्या, ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, मिड पॉइंट के फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू S1, जो कि पास होती है अल्फा कॉमा बीटा से। अच्छा जी, तो टी इज इक्वल टू S1 लगाओ पहले, तो एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू S1 एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन कैंसिल। ये फिक्स पॉइंट से पास होती, किससे, अल्फा बीटा से, तो एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा रख दो, ये लोकस आ गया भाई साहब, यही लोकस है, एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रखो, यू विल गेट लोकस। जब आप इन्हें एक साइड लेके आएंगे तो देखो आपको लोकस ऐसा नजर आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा, अल्फा एक्स लिख लो, बाय ए स्क्वायर माइनस बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक सेकेंड, ये हो जाएगा, इधर गया माइनस, ये प्लस, ठीक है जनता। अब देखो इन दोनों को x माइनस एल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों को माइनस में y माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आएगा, जो भी इनके बचेंगे ना, इनके वो हाफ वाले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो बनते हैं, तो वो वाले और आएंगे, उनकी मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा काम इससे हो गया। ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है जिसके सेंटर अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2, तो ये एक हाइपरबोला है जिसका सेंटर जो है वो अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2, मेरा काम तो हो गया ना उससे, ये सर्कल सर्कल और वो तो बन नहीं रहा, ये वापस से एक हाइपरबोला ही बन रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, दिस इज एन इंटरेस्टिंग सवाल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो, और मैंने थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका लगाया है, हल्का सा, तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, हल्का सा इंटरेस्टिंग तरीका लगाया, थोड़ी कैलकुलेशन कम करने की इच्छा रखी थी मैंने। इसने बोला जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, ओके चलो बहुत ही अच्छी बात है, जेड वन नहीं है, ओके बहुत ही अच्छी बात है, जेड माइनस वन जो है वन के बराबर नहीं है, मॉड जेड माइनस वन वन के बराबर नहीं है, ठीक, ये सब तो काटा पीटी करने के लिए इसने दिया होगा जहां तक मुझे लगता है, और बोल रहा है ये जो सड़ी सी क्वांटिटी ये रियल है, इसको क्या बोल दिया इसने, ये रियल है। अच्छा जी, अगर ये रियल है तो लोकस बताओ जेड का जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कितना होगा, ओके डन। देखो भाई लोग, मैंने इसमें क्या किया, मैंने बोला अगर ये रियल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब रियल होता है तो वो उसके कॉन्जुगेट के बराबर होता है, तो ये भी इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा होगा तो मैंने क्या किया भाई, मैंने z माइनस वन अपॉन ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाई 3 प्लस ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाई 3 अपॉन z माइनस वन को इसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दिया, कर दिया, ठीक। अब मैं इसको एक साइड ले आया, तो अब मैंने एक साइड लाने के लिए एक काम किया, इन दोनों को एक साथ रखता हूं, क्योंकि ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाई 3 ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाई 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है इसमें, जानबूझ के ऐसा किया मैंने, वन अपॉन ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाई 3 कॉमन ले लिया, ये बन गया बच्चों देखो z माइनस वन माइनस वन अपॉन जेड बार माइनस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना, मैंने ऐसा करने से मेरे को फायदा क्या हुआ, इन दोनों में से ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाई 3 कॉमन आ गया, और ये बन गया जेड बार माइनस वन माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन। थोड़ा कंट्रोल रखिए हाथों पे, मजा आता है ना, ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है,
जब आप एलसीएम लेंगे तो ये मॉड z माइनस वन का होल स्क्वायर बनेगा। मॉड z माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होता तो ये होता है रे, e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 3 मॉड z माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन z बार माइनस वन इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 3। अब देखो आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, मॉड z माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन z माइनस वन, बाजी इसी के लिए दिया हुआ था मॉड z माइनस वन जो है 1 के बराबर नहीं है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, इसको काट सकते हो। ये मेरे को एक पहली चीज अच्छी लगी इसमें, है ना। अब देखो क्या हुआ, z माइनस वन अपॉन z बार माइनस वन इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 विच इज ओमेगा, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 होता है भाई। तो z माइनस वन अपॉन z बार माइनस वन इज इक्वल्स टू ओमेगा। इसके बाद मैंने दो तरीकों से सोचा इसे, है ना, दो तरीके मैंने इसमें दिमाग लगाए हैं। एक आप कह सकते हो कि मैंने ज्योमेट्री लगाई, और दूसरा यहाँ पे हिम्मत हार के मैंने x प्लस आयोटा वाई डाल दी। कुछ भी कर सकते हो दोनों में से, ठीक है। तो पहले मैं x प्लस आयोटा वाई से बता देता हूँ, x माइनस वन प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2, और इसकी हो गई x माइनस वन माइनस आयोटा वाई। अब देखो आप चाहे से रियल पार्ट कंपेयर कर लो, चाहे से इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो, अगर सेम नहीं आ रहा आंसर तो क्वेश्चन गलत है, हमारी हेडेक नहीं है। दोनों केस में स्ट्रेट लाइन सेम ही स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए और लोकस जो भी स्लोप है वो आ जाना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। तो आप रियल पार्ट इमेजिन करना चाहो कंपेयर, चाहे इमेजिनरी पार्ट कोई भी है, तो मैं रियल कर लेता हूँ। तो रियल में देखो इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ x माइनस वाई, राइट साइड में रियल पार्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टाइम्स x माइनस वन बाय टू, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा प्लस प्लस रूट 3y बाय 2। जनता ये हाफ इधर आ गया तो ये 3/2 हो जाएगा, है ना, और ये 2 2 कैंसिल और ये रूट 3, तो भैया आंसर आया y इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स x माइनस, ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कितना हो गया रूट 3, सेकेंड आंसर। समझ गए? अरे समझे? ओके नेक्स्ट 21, horizon O is the center of an ellipse with major axis AB and minor axis CD. Point फरीदाबाद is one focus of the ellipse, और OF दे रखा है 6 है। एक एलिप्स बना लेते हैं, इस एलिप्स का सेंटर जो है इसको O बोला गया है, एक उसको F बोला गया है, इसके बीच की डिस्टेंस 6 है। तो ये जो 6 है वो AE की वैल्यू है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 36 हो गई ना, ठीक। और क्या बोल रखा है देखो, दूसरी बात क्या बोल रखी है, एंड द डायमीटर, एक सेकेंड, ओ एंड द डायमीटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्राइंगल OCF। जनता OCF, ये CD इसने माइनर एक्सिस बोल रखे हैं, है ना, और AB इसने मेजर एक्सिस बोल रखे हैं। तो AB का मतलब हो गया देखो 2A, और CD का मतलब हो गया 2B, तो मेरे को एक्चुअल में 4AB की वैल्यू निकालनी, ये तो समझ में आया होगा, है ना। अब इसने एक कंडीशन और दे रखी, एक तो कंडीशन ये रही A और B की, अब एक कंडीशन से तो काम चलेगा नहीं ना, एक कंडीशन और चाहिए, तो इसने एक कंडीशन और दे रखी कि ये जो ट्राइंगल OCF है, ये जो ट्राइंगल OCF है इसके डायमीटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, यानी इन रेडियस की वैल्यू 1 हो गई। इन रेडियस क्या होता है, एसओटी में पढ़ा होगा आपने, डेल्टा बाई एस। भाई डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो गई ना भाई, तो डेल्टा बाई एस, तो डेल्टा बाई एस मतलब डेल्टा इज इक्वल टू एस, यानी इस ट्राइंगल का एरिया जो है देखो ये हो गया B, ये होता है A। एलिप्स के अंदर पढ़ा होगा आपने कि किसी भी फोकस की एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होती, तो इसकी सेमी पेरीमीटर हो गई बच्चों A प्लस बी प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, और इसका एरिया हो गया हाफ इंटू 6B। तो यार यहां से आ गया देखो, A की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, A आ गया 5B माइनस 6, और इसको उठा के इधर रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 25B स्क्वायर प्लस 36 माइनस 60B जनता माइनस 60B
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 36 कैंसिल, ये बी की दो वैल्यूज आ गई भाई, बी की दो वैल्यूज आ गई जनता, बी की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 0 और एक आ गई, एक तो आ गई 0 और एक आ गई 60/24, 60/24, 60/24 12 से काटो तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। बी की एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 5/2, तो 0 तो हो नहीं सकती, मजाक थोड़ी चल रहा है, एलिप्स बनाना है यार। तो बी की वैल्यू 5/2 एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 25/2, 25/2 -6, तो ये हो गया बच्चों 25 - 12, तो ये हो गया 13/2। ए आ गया, बी आ गया, तो 2a आ गया, 2b आ गया, 13 5 जा 13 5 जा 13 5 जा 65 शुड बी द आंसर। ये मेरा न्यूमेरिकल टाइप का पहला सवाल, आंसर इज 65। सिंपल था, दो कंडीशन दो अननोन, कोई नाइंसाफी नहीं है, ठीक है भाई साहब। इसमें क्या किया इसने, इसमें इसने एबीसी की वैल्यू 1 दे दी है और एक चीज और बोल दी, आटा बराबर आई है, आटा मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, यानी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो जिसने देखो ढंग से पढ़ाई करी है, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी ने ढंग से पढ़ाई करी है, नहीं तो एक बार थ्योरी खोल के देखिए। जब भी ए ट्रांसपोज इस तरीके की एक जो सिमेट्रिक टाइप की मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक साइक्लिक, जब ये ऑर्थोगोनल होती है तो ये एक्चुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से बनी हुई होती है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, देखो सुनो, यूनिट वेक्टर मतलब इन सबके स्क्वायर्स का सम जो है वो 1 है, मतलब सिग्मा ए स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी और सिग्मा ए बी इनके आपसी डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू होती है 0। नहीं मेरी बात समझ में आई, कोई बात नहीं, आप ए ट्रांसपोज इंटू ए करके देखो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर करोगे तो आपको ये दो रिश्ते मिलेंगे, एक तो ए स्क्वायर के सिग्मा की वैल्यू 1 है और दूसरा ए बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहां से मैंने एक काम किया, एक काम किया, यहां से मैंने सोचा कि मैं सिग्मा ए का स्क्वायर निकाल लेता हूं, निकाल तो सकता हूं, सिग्मा ए का स्क्वायर निकालू, तो दैट इज 1 + 2 टाइम्स ए बी विच इज 0, तो 0, तो यहां से सिग्मा ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +-1 आ गई क्या। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि जब मेरे से इसके बारे में कोई पूछता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज पता यही आती है, सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी, होते हैं फैक्टर, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं +-1, इसकी वैल्यू 1 पता है, इसकी वैल्यू 0 पता है, तो ये रिजल्टेंट आ गया +-1। बोलो चमका कि नहीं चमका, सही बात, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो अब मेरे से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो सिग्मा ए क्यूब की वैल्यू जनता एक तो आ गई 4, एक आ गई 2, मेरे से पूछी मैक्स वैल्यू, तो 2 उड़ा देते हैं, 4 आंसर है, सिंपल, सही है। ये हो गया 22nd। नेक्स्ट सवाल 23, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ओके नाइस। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज ये तो आपको समझ में आ गई होगी इसको देखते ही एक सेकंड के अंदर, कि ये जो है ये पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, तो पैरेलल लाइंस बना देते हैं भाई साहब, ये लो, इनकी डायरेक्शन हो गई 1 2 3, है ना, ओके ओके ओके। इस पे एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, 1, -1, -2, इस पे कोई दूसरा फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, 26, 9, 13। अब अगर इस ए बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर मान लेते हैं, अगर इस ए बी वेक्टर का क्रॉस ले लिया जाए सी कैप के साथ तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाती है। अगर क्रॉस ले लिया जाए सी कैप के साथ, यानी सी के यूनिट वेक्टर के साथ अगर ए बी वेक्टर का क्रॉस ले लिया जाए, मॉड ले लिया जाए, तो आपको सीधे सीधे इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाती। तरीके तो और भी हैं, पहले ए बी वेक्टर निकालते। ए बी वेक्टर जब मैंने निकाला 6 - 1 5, है ना, डी आर लिख रहा हूं, 9 + 1 10, 13 + 2 15, तो इसके डी आर आ गए 1 2 3, ओ ओ ओ ओ, 1 सेकेंड, इसके डी आर तो सी की डायरेक्शन में आ गए भाई, इसकी डी आर तो सी की डायरेक्शन में आ गए। आपको एक गजब कमाल की बात बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है सर, ये वेक्टर इसके पैरेलल कैसे हो सकता है जब ये ए पॉइंट इसी पे लाई कर रहा हो। इसका मतलब पता है क्या है, मजे लिए आपके सवाल बनाने वाले ने, ये एक ही लाइन है, ये जो दोनों लाइंस दी हुई है ये एक ही है,
विश्वास ना हो तो आप 6, 9 और 13 इस लाइन पे रख के देख लो। देखो 6 - 1 6 - 1 5, 9 + 1 10/2 5, 13 + 2 15/3 5। बोलो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ सर। तो जब इस पे लाइक करने वाला पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे लाइक करने वाला पॉइंट इसे भी सेटिस्फाई करेगा। ये एक ही लाइन है भाई, समझ में आया? तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 0। ये तो कोइंसिडेंट लाइन है ना। तो ये मजे लेने की कोशिश करी थोड़ा सा सवाल ने, नहीं तो थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती, और कोई ऐसा कोई बहुत डरावना सवाल तो नहीं है ना। ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, लेकिन एकदम स्टैंडर्ड है, बहुत बार हो सकता है आपने देखा हो, बहुत बार, एकदम स्टैंडर्ड। भाई साहब इसने क्या बोला, एक बोरी ले लो, इसको नाम दे दो ए, इसके अंदर 6 रेड बॉल्स और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। एक दूसरी बोरी ले लो, है ना, इसको अर्न बोलते हैं ना, और इसमें 4 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, ये इसने स्ट्रक्चर दिया है। अब ये क्या कर रहा है भाई, एक बॉल निकाली अर्न ए से, ठीक है जी। देखो एक्सपेरिमेंट कितना तो हो चुका है, यहां से एक बॉल निकाली और इसमें डाल दी, फिर यहां से एक बॉल निकाली और इसमें डाल दी, बराबर हो गई, वापस 10-10 हो जाएगी ना। One ball is drawn at random from urn A and placed in urn B. Then one ball is drawn at random from B. वो भी at random है, ऐसा नहीं उसी बॉल को, उसी कलर की बॉल को ना, at random कोई सी भी बॉल निकल के जा सकती, and placed in urn A. If one ball is now drawn at random from urn A, अब उसके बाद फाइनली यहां से एक बॉल निकाली गई इस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद, तो हमें बताना है कि उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी p/q। तो सीधे आप तो एक ही लाइन के अंदर सीधी सीधी कहानी लिखो बस। ठीक है, कहानी क्या है, देखो सबसे पहले इधर से रेड निकल के गई, इधर से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/10। अब जब इधर से रेड निकल के गई तो इधर रेड बढ़ गई एक, तो इधर 11 बॉल्स हो गई, समझना। तो यहां 5 रेड हो जाएगी और 6 ब्लू रहेगी। लेकिन यहां से जब वापस उधर आप डाल रहे हो तो रेड भी जा सकती है और ब्लू भी जा सकती है, यानी इसके साथ 2 पॉसिबिलिटीज है, 6/10 के साथ 2 पॉसिबिलिटीज है ना। पहले से रेड इधर आने के बाद इधर से जाने की 2 पॉसिबिलिटी, इधर से रेड भी जा सकती है और इधर से ब्लैक भी जा सकती है। ठीक है, ब्लू गलती से बोल दिया था, ब्लैक। अब देखो यहां से जब रेड आई है तो यहाँ 5 रेड हो गई है, तो यहां से वापस रेड जाने के लिए 5/11 है, यहां से ब्लैक जाने के लिए 6/11। ये चमका क्या, ये वापस रेड गई और ये ब्लैक गई। ठीक, अब देखो अगर वापस रेड चली गई है तो रेड गई थी रेड आ गई, तो इसका तो कॉम्बिनेशन ऐसा कैसा ही रहा ना। तो यहां से रेड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6/10 है, यहां से रेड गई लेकिन ब्लैक आई तो ये तो 5/5 हो गई, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी लास्ट में 5/10। सही है, ठीक। ये तो तब हुआ जब ए से शुरू में रेड गई, अब ए से भी तो शुरू में ये रेड 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 ब्लैक रेड है ना, अब ए से भी तो शुरू में ब्लैक जा सकती थी। अगर यहां से ब्लैक चली जाती इधर, तो पहली बात तो उस ब्लैक के जाने की प्रोबेबिलिटी 4/10, तो इनको 2 बार लिख लिया। क्यों सर, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है ना, जब इधर से ब्लैक गई तो इधर से वापस जाने के लिए रेड भी जा सकती है और ब्लैक भी जा सकती है। इसको हटा देते हैं, इसको +1 कर देते हैं, क्योंकि उधर से ब्लैक आई थी। डन, ब्लैक आके रेड जाए, ब्लैक आके रेड जाए, तो यहां से रेड जाने की 4/11, उधर रेड बढ़ गई एक, अगर यहां से रेड गई तो उधर रेड बढ़ गई 7 हो गई, और ब्लैक कितनी रह गई 3, तो 7/10 रेड निकलने की लास्ट में। ठीक है, ये ब्लैक आई, ब्लैक बढ़ गई और ब्लैक ही चली गई, इसमें रेड लेके गए थे ना, ब्लैक आई और ब्लैक ही चली गई, तो इधर से इधर ब्लैक आई तो ये 7 हो गई, तो 7/11 से गई, ये वापस
नॉर्मल जो था, ब्लैक गई ब्लैक ही आई, तो ये तो नॉर्मल हो गया, तो इसकी रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/10। सही है। अब थोड़ा बहुत काटा पीटी करके छोटा कर सकते हैं तो कर लेते हैं, देखते हैं कितना काट सकते हैं। ये 3, ये 3, ये 5, ये 5, जो एक जैसे काट सकते हो, है ना, जितना एक जैसा, जिससे एलसीएम में ज्यादा तकलीफ ना आए। एलसीएम में भी तो ज्यादा तकलीफ नहीं आना चाहिए ना भाई। हाँ जी, ये तो एक से ही कट जाएंगे, है ना, 5 5, ये भी एक से ही कट जाएंगे, 5 5। हाँ भैया, नीचे एलसीएम आ गया 11 इंटू 55, ऊपर देखो ये तो सेम हो गया ना, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 प्लस 45 90, प्लस 7 4 जा 28, प्लस 7 6 जा 42, 42 और 28, 42 और 28 कितना हो गया, 70, 90 और 70, 60, 160 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 55, 5 से गया 55 नहीं है, 5 इंटू 5, 5 से गया एक बार, ये गया 32, 32 डिवाइडेड बाय 55, क्या चाहिए इसे, P प्लस Q, इन दोनों का सम कितना हुआ, 87 आंसर है भाई, 87 इज द आंसर। सही है। नेक्स्ट, लास्ट सवाल, वेरी सिंपल। देखो fx कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, fx कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होता है, जब लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर हो, f ऑफ 0 के। सही बात है ना। अब लिमिटिंग वैल्यू कितनी है भाई, लिमिटिंग वैल्यू तो यहां से आएगी, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x, इसका तो लाइफ सेट e की पावर x माइनस 1 अपॉन ln 1 प्लस x। अब देखो कितना सिंपल सवाल है, इसको x दे दो, इसको x दे दो, इसकी लाइफ सेट, इसकी लाइफ सेट, सबकी लाइफ कितनी हो गई 1, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है k, तो k की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये तो फ्री के नंबर थे, एकदम फ्री के नंबर। सही है, तो ये दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर आरटीएस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से बढ़िया तरीके से शानदार अपनी तैयारी करते रहिए, है ना, और भी आपके आरटीएस होते रहेंगे, उनके सॉल्यूशन आते रहेंगे, अभी तो टाइम है, ठीक है। 2 अटेम्प्ट के हिसाब से मैंने बात बोली, बट अपने को तो पहले अटेम्प्ट में ही फोड़ना है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।